नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं महाराष्ट्र पर एक बार फिर से आता हूं। महाराष्ट्र में जो तस्वीर उभर कर आ रही है वो बहुत ही गजब की है, क्योंकि जो महायुति संगठन है जिसको एनडीए कहते हैं, उसमें दरारें पड़ गई हैं, क्योंकि वहाँ सीटों के बंटवारे को लेकर के तमाम दल इधर से उधर होने की कगार पर आ चुके हैं और वो शायद इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है और देखने में भी आ रहा है। तो मैंने कल आपको अखिलेश यादव के महाराष्ट्र दौरे की बात बताई थी और उस दौरे में मैंने आपको जो बताया वो एकदम साफ था कि समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, लेकिन 12 सीटें उसे मिल पाएंगी नहीं मिल पाएंगी ये तो खैर अभी बात की बात है। लेकिन जो स्थिति अभी तक इंडिया गठबंधन के जो 3 दल हैं उनकी बनी है उसके बारे में पता चल चुका है। वो सीटें कौन कहां पर क्या चुनाव लड़ेगा ये मैं आपको बता देता हूं। 115 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसा वहां पर तय हो गया है। और 73 सीटों पर शरद पवार की पार्टी चुनाव लड़ने वाली है और 85 सीटें जो हैं वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को देना तय हो गया है। अब ये सीटें तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन बाकी जो सीटें बचती हैं उन सीटों के लिए भूमिका जो बनाई गई है इंडिया गठबंधन की तरफ से और उस कुनबे को बड़ा करने के लिए उसमें समाजवादी पार्टी, मैं समझता हूँ एक आध सीट ममता बनर्जी को भी दी जा सकती है, जैसे उत्तर प्रदेश में एक सीट ममता बनर्जी को दी गई थी। और इसी टाइप से महाराष्ट्र के चुनाव में भी छोटे मोटे जो दल हैं वो सभी अपनी ताकत दिखाने के लिए, एक मंच पर लाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, देखिए जब कोई व्यक्ति मंच पर एक होता है तो वो एक ही होता है और 2 होते हैं तो वो 2 होते हैं और उसके बाद 5 होते हैं तो वो 5 होते हैं। लेकिन जब इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया जाता है तो वो मुट्ठी होती है, आपको मालूम है। तो इस तरह से इंडिया गठबंधन में बड़े बड़े धुरंधर नेता हैं। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की कमान खुद संभाल रखी है, उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, वो किसी पर कोई बात नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे ही शरद पवार भी अपनी पार्टी के अधिकृत नेता हैं और वो जो कहते हैं वही सच माना जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अब ये लोग चाहते हैं कि अभी तक हम 3 थे या और लोग आ जाते हैं तो फिर एक ज़बरदस्त व्यवस्था होगी और उसी तरह से चुनावी रैलियां होंगी और उन रैलियों में सब नेता एक दूसरे के हाथ पकड़ करके ऐसे गठबंधन दिखाएंगे। तो इन सब चीज़ों से होता क्या है मैं आपको बता दूं। पॉलिटिक्स में जनता ये सोचती है एक नेता चुनाव में भाषण दे रहा है तो वो एक ही है, फिर लोग सोचते हैं कि अरे इसके साथ तो कोई नहीं है। लेकिन जब दर्जनों की संख्या में नेता एक मंच पर एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आह्वान करते हैं जनता का कि आप हमें वोट दीजिए, हमारी बात सुनिए, तब जनता को ऐसा लगने लगता है कि हाँ, सत्ता से लड़ाई लड़ने के लिए विपक्ष हमारा काम करेगा और विपक्ष हमारी आवाज़ उठाएगा। तो इसी के तहत अब ये तय किया गया है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और जो भी दूसरे स्टालिन भाई जो तमिलनाडु से हैं, ऐसे नेता सब एक मंच पर इकट्ठे होंगे और कई एक रैलियां करने का विचार बनाया जा रहा है।
इंडिया गठबंधन के तमाम शुभचिंतक और जो थोड़ी बहुत सलाह देने वाले हैं वो, और सवाल उठाने वाले पत्रकार तमाम जो इंडिया गठबंधन की कमियां कभी कभी गिनाते हैं और वो सामने आती हैं, फिर वो चीज़ें रखी जाती हैं गठबंधन के सामने, तो उस पर विचार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए ये तय किया गया है कि जो बीजेपी के साथ संगठन है और वहाँ पर बीजेपी और जो दूसरे दो दल, बड़े दल हैं जो टूट करके अलग हुए हैं, उनके अलावा वहाँ पर और किसी दल को समायोजित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे दल फिर इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं और उन्हें एक एक दो सीट दे करके संतुष्ट किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी एक ताकत बन के सारे लोग उभरेंगे और सबको बाकायदे हिस्सेदारी की वजह से वह सरकार विपक्ष की एक बार से फिर बन सकती है। देखिए वहाँ 288 सीटें हैं और अभी जो गुणा भाग चल रहा है उसमें इंडिया गठबंधन पूरी तरह से फूंक फूंक करके कदम रख रहा है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। जैसे हरियाणा में गलती हुई, मध्य प्रदेश में गलती हुई, इन गलतियों को सुधारने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। क्योंकि कई नेता ऐसे थे जो कांग्रेस में बड़बोले टाइप थे और बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, अभी भी बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब शायद राहुल गांधी ने पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है और अब किसी की सुनने की कोई जगह नहीं है। राहुल गांधी जो कहेंगे वही होगा और जो तियापांच करेगा, जो तिकड़मबाजी चलाएगा, उसे शायद कांग्रेस से बाहर कर दिया जाएगा। बाकी दलों की स्थिति आपको मालूम ही है, सारे दलों में सब के नेता अपने नेता हैं, वो किसको रखेंगे किसको नहीं रखेंगे वो उनकी अपनी हैसियत पूरी तरह से सबके सामने है। केवल कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर लोग पीछे से बैकबाइटिंग करते हैं और कांग्रेस को डुबाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये मंच जब महाराष्ट्र में सज जाएगा उसके बाद जहाँ जहाँ चुनाव होंगे ये सारा मंच वहाँ भी जाएगा। जैसे वायनाड में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, वहाँ भी जाएगा। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, एक आध रैली यहाँ भी होगी और झारखंड में तो चुनाव है ही पूरा का पूरा, तो 2-4 रैली वहाँ भी। ये सारे के सारे नेता इकट्ठे होकर के एक मंच से जब जनता का आह्वान करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता इनको देखेगी और सारी चीज़ें होंगी। अब चूँकि हम ईवीएम पर कोई बात नहीं करना चाहते, चूँकि ईवीएम एक ऐसा मसला है कि उस पर कोई सुनने को कुछ तैयार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ झाड़ लिए, मना कर दिया कि इस तरह की याचिकाएं मत लाइए, नहीं तो हम जुर्माना लगा देंगे। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि उस पर अब चर्चा करना बेईमानी है, वक्त का इंतज़ार करिए। चूँकि मैं एक दिन किसी चैनल पर जो हमारे पत्रकारों के जो कई बार मुखिया रहे लखेड़ा साहब, उन्होंने साफ किया था, एक चैनल पर मैं उनकी बात सुन रहा था, तब उन्होंने कहा था कि देखिए जो सरकार चल रही है 10 वर्षों बाद इस सरकार का कहीं कोई अता पता नहीं होगा। निश्चित तौर पर मैं उनकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि वक्त बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो इस समय हैं वो कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये फिर वक्त ही बताता है। तो खैर आपने ये सारी चीज़ें सुनी और बताई, आप अपनी राय भी रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कोई कमी हो पत्रकारिता के अंदर, हमारी सूचना के अंदर, तो हमें आप आगाह भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक लग रहा हो, तो ये सारा वीडियो को आप लिंक को कहीं दूसरी जगह भी भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसको लाइक करना भी आपके लिए कोई बुराई नहीं है, आप लाइक कर सकते हैं। तो बस मैं यही बात कहूँगा कि जो महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई है उसमें एक चीज़ सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरह से इसमें हिंदू मुस्लिम का मोड़ देना चाह रही है और जनता को सतर्क रहना है कि हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि
इस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने बहुत बड़ा संकट है। उनके लिए पर्सनल संकट है, उनकी सरकार पर संकट है कि नहीं है ये हम नहीं जानते, लेकिन उनकी जो अपनी हैसियत है उन पर संकट है, और वो संकट है आरएसएस की तरफ से। आरएसएस नया अध्यक्ष लाना चाहती है और उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चलने वाली नहीं है। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि उनको ये कहा जा रहा है कि आप कमज़ोर हो गए हो। कमज़ोर तो वो लोकसभा चुनाव में ही हो गए थे इसलिए कहा जा रहा है, लेकिन उन्होंने हरियाणा जो जीत लिया है उससे उन्हें कुछ ताकत मिली है, और इसी तरह से वो एक बार फिर महाराष्ट्र जीतकर ये जो अपने ऊपर धूल चिपकी हुई है हार की, उसे हटाने की कोशिश में है। तो आरएसएस इस मामले में क्या करती है ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि शायद ये तय कर लिया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कि हिंदू मुस्लिम का के रूप में मुकाबला हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अभी देखिए बाबा सिद्दीकी की हत्या का मसला है, और उसके हत्यारे का जो खैरख्वाह है, जो उसके पीछे खड़ा हुआ है हत्या करने वालों के, वो साबरमती की जेल में बंद है। तो इसलिए कुल मिलाकर के वो अब उनका जैसे गोदी मीडिया है वो, और जो अंधभक्त लोग हैं वो सारे के सारे उस जो साबरमती की जेल में बंद है उसे ग्रेट हिंदू मान रहे हैं, और कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। एक जगह मैंने अभी एक चीज़ सुनी थी, उसको आपके सामने रख दूं कि कुछ लोग शायद ये भूल रहे हैं कि ये जो बिश्नोई है ये जाट है। तो ऐसा नहीं है, ये जाट नहीं है, ये केवल अफवाह उड़ाई जा रही है। देखिए वहाँ पर जो बिश्नोई शब्द लिखते हैं, बिश्नोई कई तरह के होते हैं। भजनलाल बिश्नोई थे, वो भी कुलदीप बिश्नोई है, वो जाट है। लेकिन हरियाणा में जो बिश्नोई लिखते हैं वो जाट हैं, और पंजाब में जो बिश्नोई लिखते हैं वो बनिया होते हैं, वैश्य होते हैं। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल तय हो गई कि ये बिश्नोई है, ये वैश्य है, और उसके ऊपर पूरी पार्टी का हाथ है। और उसका केवल सिर्फ और सिर्फ उसका जब एक इंटरव्यू हुआ था, हमने सुना था, उसमें उसने कहा था कि मैं आतंकवाद पर चोट करना चाहता हूँ। इसलिए जो अंधभक्त हैं और जो उस पार्टी को के जो खैरख्वाह हैं वो सब ये कहते हैं कि हम जो है केवल आपको ये केवल आतंकवाद के विरोध में काम करने वाला व्यक्ति है। मैं इस पर अब ज़्यादा क्या बोलूं, आप समझ रहे हैं सारी चीज़ें। इस लॉरेंस बिश्नोई की कहानी तो देश विदेशों तक गूंज रही है, और इसकी वजह से सारा का सारा दुनिया का जो राजनीतिक माहौल है, जो हमारी विदेश नीति का मामला है, हमारे मित्र देश दूर होते जा रहे हैं, ये बहुत एक खतरनाक संकेत है। खैर इस मुद्दे पर मैं कभी वीडियो अलग से बनाऊंगा, तब आपसे बात करूंगा। आज मैं महाराष्ट्र पर बात करता हूं कि 288 सीटों के बंटवारे दोनों तरफ चल रहे हैं, तनातनी चल रही है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये थोड़े दिन में तय हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।